नमस्कार दोस्तों, शंकर सैनी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग भारत एक परिचय से आज शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी की। और सबसे पहले हम भारत एक परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो विश्व का जो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है ये माना जाता है एशिया। और एशिया महाद्वीप जो है ये लगभग 30% क्षेत्रफल रखता है विश्व का और लगभग 60% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। इसीलिए एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप तथा सभ्यताओं का पालना, विषमताओं का महाद्वीप तथा सभी महाद्वीपों में सबसे बड़ा है ये। इसलिए एशिया जो है, इसी एशिया के अंतर्गत एशिया का जो दक्षिण मध्य वाला एरिया है, इस दक्षिण मध्य के अंतर्गत है वो हमारा भारत स्थित है। अर्थात भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य में स्थित है। अगर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद में कौन सा स्थान है? दूसरा। लेकिन अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भारत का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान होता है? 7वां। इसका मतलब भारत से बड़े कितने देश हैं? 6। जो भारत से बड़े 6 देश हैं, उन 6 देशों को अगर हम पता लगाएं तो भारत से बड़े 6 देश आरोही क्रम में भी पूछा जा सकता है और अवरोही क्रम में भी। तो अगर आरोही और अवरोही क्रम में इनको पूछा जाता है या कई बार सीधा प्रश्न आ जाता है, निम्न में से कौन सा देश है जो भारत से क्षेत्रफल में छोटा है और कौन सा देश है जो भारत में क्षेत्रफल से बड़ा है। इसलिए हमें सबका पता होना ज़रूरी है। अगर हम इन 6 को निकालें तो हम एक शॉर्ट ट्रिक यूज ले सकते हैं यहाँ। और शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी? रुक चीन, अब बाजी आगे भारत की। रुक चीन, अब बाजी आगे भारत की। इस शॉर्ट ट्रिक से हम निकाल सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल में बड़ा देश है वो कौन है? रूस। रूस के बाद में सेकंड नंबर पर कौन आता है? कनाडा। एक कनाडा जो विश्व में सबसे बड़ी तटरेखा रखता है। याद रखिए, सबसे बड़ी तटरेखा वाला विश्व का कौन सा देश है? कनाडा। सर्वाधिक कागज उत्पादन करने वाला देश भी कौन है? कनाडा। और माना जाता है कि ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तीसरा, एशिया का ड्रैगन कौन है? चीन। और चीन जो एशिया का ड्रैगन या रोगी या मरीज कहलाता है, जबकि यूरोप का ड्रैगन यूरोप का जो रोगी है वो किसको बोलते हैं? टर्की या तुर्की को कहा जाता है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर अमेरिका या बोले तो संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद में 5वें नंबर पर कौन आ जाएगा? ब्राज़ील। कहवा उत्पादन के लिए कौन प्रसिद्ध है? ब्राज़ील। रबर का मूल स्थान कौन है? ब्राज़ील। खट्टा शहद कौन से जंगलों में मिलता है? ब्राज़ील। और सबसे सघन जंगल जिस नदी के अमेजन, उसका संबंध भी कौन से देश से है? ब्राज़ील। और यहाँ जो है कहवा के बड़े बड़े जो बागान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फेजेंडा। और याद रखिए, साओ पाउलो यहाँ की सबसे बड़ी कहवा मंडी के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा फिर आता है आपका ब्राज़ील के बाद में कौन आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया। धरती का अंत कौन है? ऑस्ट्रेलिया। समतल भूमि का महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया। कंगारू का लैंड कौन है? ऑस्ट्रेलिया। गोल्डन फ्लिस कौन है? ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाला? ऑस्ट्रेलिया। और बात करें सर्वाधिक यूरेनियम के भंडार वाला भी कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और याद रखिए, यहाँ 2 प्रसिद्ध सोने की खानें हैं, एक कालगुडी और एक कालगुडी। ये जो सोने की खानें हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत। इसके अलावा यहाँ ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। लेकिन याद रखिए, इसी का आर्टिजन जो बेसिन है वो पाताल तोड़ कुओं के लिए प्रसिद्ध है। सीधा पूछा जा सकता है आर्टिजन बेसिन का संबंध किस महाद्वीप से है? ऑस्ट्रेलिया। तो बात करें कि सबसे बड़ा जो कौन हुआ? रूस। रूस के बाद कनाडा। कनाडा के बाद चीन। चीन के बाद यूएसए। फिर कौन आया? ब्राज़ील। फिर कौन आया? ऑस्ट्रेलिया। तो बोलो, पहला कौन? दूसरा बताओ? तीसरा चीन। चौथा यूएसए। 5वां ब्राज़ील। छठा ऑस्ट्रेलिया। और 7वां भारत। और याद रखिए, जस्ट भारत से छोटा 8वां है अर्जेंटीना और 9वां है कजाकिस्तान। 8वां कौन है? अर्जेंटीना। और 9वां कौन है? कजाकिस्तान। बात करें तो भारत का कौन सा स्थान हुआ? 7वां।
किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर हम लोग बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो चीन के बाद में कौन सा स्थान है? दूसरा। और बात करें कि जो हमारा भारत है, ये अगर विश्व लेवल पर बात करें हम लोग तो भारत जो है, जितना हक यूरोप को एक महाद्वीप कहलाने का है उतना ही हक किस देश को कहलाने का है? भारत को। अर्थात यूरोप के 3 और जल है और बात करें एक और वो स्थल से जुड़ा हुआ है, उसी तरह भारत के भी 3 और जल है और एक और ये स्थल से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से एशिया और यूरोप को यूराल पर्वत अलग करता है, उसी तरह ये जो हिमालय पर्वतमाला है ये एशिया से भारत को क्या करती है? अलग करती है। तो बात करें भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। इस बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत है जो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है जिसका नाम है अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कौन सी खाड़ी में है? बंगाल की खाड़ी में। बात करें पश्चिम की तरफ तो इधर एक सागरीय क्षेत्र है, तो इसको नाम दिया जाता है अरब सागर। क्या नाम दिया है? अरब सागर। फिर बात करें कि भारत के दक्षिण में जो महासागर पड़ता है उसका नाम क्या है? हिंद महासागर। तो याद रखिए, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में क्या है? अरब सागर। और बात करें इधर कौन सी पर्वतमाला? तो हिमालय है। लेकिन अगर पुराने नामों को देखा जाए तो हिमालय को पहले हिमाद्री कहा गया था। उसी तरह बंगाल की खाड़ी का प्राचीन नाम गंगा सागर मिलता है, उसी तरह हिंद महासागर का प्राचीन नाम रत्नाकर मिलता है, उसी तरह से अरब सागर का प्राचीन नाम सिंधु सागर मिलता है, क्योंकि इसमें गिरने वाली मुख्य नदी सिंधु है। जिस तरह से इधर गिरने वाली मुख्य नदी कौन है? गंगा, और इधर गिरने वाली मुख्य नदी कौन है? सिंधु। इसलिए इधर सिंधु सागर और इधर क्या बोले? बंगाल की खाड़ी। याद रखिएगा, जब हम लोग वैगनर के सिद्धांत की बात करते हैं तो अगर वास्तविकता में देखा जाए तो पहले जहां आज बंगाल की खाड़ी और क्या है? अरब सागर, या पहले स्थल था। ये स्थल यहाँ से टूटा और दक्षिण की ओर खिसका, दक्षिण पूर्व की ओर गया ये और बन गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप वहीं से टूटा है जहाँ बंगाल की खाड़ी और क्या बना हुआ है? अरब सागर। जैसे ही यहाँ की ज़मीन हटी तो हिंद महासागर का जल आगे आ गया और इन्हीं का विस्तार हो गया। इसीलिए हिंद महासागर कैसी आकृति रखता है? एम की तरह। कैसी आकृति है? एम की तरह है। याद रखना है, जो आपका जो प्रशांत महासागर है उसकी आकृति त्रिभुजाकार है, जो अटलांटिक महासागर है उसकी आकृति अंग्रेजी के अक्षर एस की तरह है, और जो तीसरे नंबर वाला है उसकी आकृति अंग्रेजी के अक्षर एम की तरह है। चौथा नंबर वाला कोई विशेष आकृति नहीं बनाता है, लेकिन जो सबसे छोटा है जिसको हम लोग नाम देते हैं आर्कटिक, उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो वो अंग्रेजी का जो अक्षर डी है उसकी तरह आकृति बनाता है। तो बात करें भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, इधर आ गया अरब सागर। पड़ोसी देशों की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पाकिस्तान, ऊपर चले तो यहाँ आ जाएगा अफ़गानिस्तान, फिर एशिया का रोगी कौन? चीन, फिर जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ वो नेपाल, और जो फिर गरीब देश के नाम से प्रसिद्ध है वो भूटान, और जो कभी भारत का हिस्सा रहा 1935 के एक्ट के तहत तोड़कर भारत से अलग किया गया उस देश का नाम म्यांमार, जो पहले क्या नाम था? ब्रह्मा। फिर बात करें जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, अब वही पूर्वी पाकिस्तान क्या कहलाता है? बांग्लादेश। तो याद रखिए, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था आज उसी पूर्वी पाकिस्तान को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश। बात करें कि ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय सीमा बना रहे हैं, इनकी संख्या की अगर बात करें तो बोले पहला कौन हुआ? पाकिस्तान, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर और फिर तो डायरेक्ट अगर प्रश्न कहें कि बताइए स्थलीय सीमा बनाने वाले कितने देश हैं तो कितने बताएंगे? 7। और बात करें क्षेत्रफल में भारत का स्थान कौन सा हुआ? 7वां। पहला कौन? रूस, दूसरा और तीसरा चीन, चौथा, 5वां ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां तो बताइए अर्जेंटीना 8वां और कजाकिस्तान 9। तो स्थलीय सीमा बनाने वाले जो देश है भारत से, अगर उनकी अगर हम लोग बात करें
तो याद रखिए किसकी सबसे ज़्यादा है और किसकी सबसे कम है। ये जो 7 जो स्थलीय सीमा बनाने वाले जो देश हैं, इन देशों का घटते हुए क्रम से अवरोही क्रम में भी पूछा जा सकता है इनको, और आरोही क्रम में भी पूछा जा सकता है। अगर अवरोही क्रम से इनको पूछा जाए तो आप इनके लिए शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हैं, और शॉर्ट ट्रिक है बचपन में MBA का सपना था। बचपन में MBA का सपना था, या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं बचपन में MBA किया। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो स्थलीय सीमा बनाता है उस देश का नाम है बांग्लादेश। अर्थात भारत से जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला देश कौन है? बांग्लादेश। इसके बाद में आता है चीन, और चीन के बाद में नेक्स्ट है आप पाकिस्तान बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट से बना देंगे नेपाल। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा म्यांमार, और फिर इसके बाद में नेक्स्ट है आपका भूटान। और सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाने वाला देश है, उसका नाम है अफ़गानिस्तान। याद रखिए अफ़गानिस्तान भारत से प्रत्यक्ष रूप से सीमा नहीं बनाता है। अफ़गानिस्तान भारत से अप्रत्यक्ष रूप से सीमा बनाता है। और बात करें अगर प्रत्यक्ष रूप से सबसे छोटी स्थलीय सीमा पूछे तो आपका उत्तर होगा भूटान। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, सीधा कह रहा है कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा और ऑप्शन में क्या हो अफ़गानिस्तान, तो हम क्या करेंगे? अफ़गानिस्तान ही करेंगे। अर्थात जो सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश कौन हुआ? तो बांग्लादेश। इसके बाद में सेकंड नंबर पर आता है चीन। इसके बाद में नेक्स्ट आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद में आता है नेपाल। नेपाल के बाद में है म्यांमार। म्यांमार के बाद में नेक्स्ट है आपका भूटान, और भूटान के बाद में है अफ़गानिस्तान। अगर इसी ट्रिक को आरोही क्रम से पूछता है कि भारत से स्थलीय सीमा बनाने वाले 7 जो देश हैं उन 7 देशों को आरोही क्रम में जमाइए, तो आप इधर से स्टार्ट कर दो। अफ़गानिस्तान, भूटान, म्यांमार, इसके बाद नेपाल, फिर पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। अगर अवरोही में पूछे तो इधर से स्टार्ट करेंगे, और आरोही में पूछे तो इधर से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट हम लोग चर्चा करें कि ये जो स्थलीय सीमा बनाने वाले जो 7 देश हैं, इन 7 देशों को अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करें जिस देश की पड़ोस में, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान कभी भारत का ही हिस्सा था। माना जाता है 15 अगस्त 1947 को जो पार्टिसिपेशन हुआ उसके तहत ये भारत से अलग देश बना। ये माना जाता है कि जो पाकिस्तान जो है ये सीमा जो लगती है, तो याद रखिएगा ऊपर से पाकिस्तान सीमा बनाता है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से। लद्दाख के बाद में इधर वाला जो पार्ट आता है जम्मू वाला, इसके बाद में पंजाब से लगता है। पंजाब के अलावा हमारा राजस्थान, और राजस्थान के अलावा इसकी सीमा लगती है गुजरात से। अर्थात पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले कौन कौन हुए? गुजरात 1, राजस्थान 2, इसके अलावा पंजाब 3, और बात करें 3 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो गए 2, एक लद्दाख और एक हो गया जम्मू कश्मीर। बात करें अगर पाकिस्तान से स्थलीय सीमा बनाने वाले उत्तर से, तो लद्दाख, जम्मू, फिर इसके बाद पंजाब, फिर राजस्थान, और सबसे दक्षिणी सीमा पर कौन आ जाएगा? गुजरात। अगर दक्षिण से चले हम लोग तो पहले कौन आएगा? गुजरात, फिर पंजाब, राजस्थान, फिर आएगा पंजाब, फिर जम्मू, और फिर ऊपर आ जाएगा लद्दाख। तो पाकिस्तान और भारत के बीच की जो सीमा रेखा है, अर्थात हम बात करें पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा रेखा, या पाकिस्तान से लगने वाली स्थलीय सीमा, तो जो पाकिस्तान से लगने वाली जो स्थलीय सीमा है, इस सीमा को क्या नाम दिया गया है? तो इस सीमा को कहा जाता है रेड क्लिफ। याद रखिएगा भारत व पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको क्या नाम दिया है? रेड क्लिफ। इस सीमा का निर्धारण कब हुआ? तो ये सीमा निर्धारण होना था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन इस सीमा का निर्धारण नहीं हो सका। तो ये कब हुआ? 17 अगस्त 1947 को। और इस सीमा का जो निर्धारण करने वाला जो अंग्रेज़ था उसका नाम था सर रेड क्लिफ।
इसी कारण से इस सीमा रेखा का नाम ही क्या रख दिया, रेड क्लिफ रेखा। तो याद रखिएगा, भारत व पाकिस्तान के बीच में जो लगने वाली सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा को रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। ये जो सीमा रेखा है 17 अगस्त 1947 को निर्धारित हुई। किस किस के बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। किस किस से लगती है, लद्दाख, जम्मू, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से लगती है। बात करें कितना किलोमीटर लगती है, तो याद रखिएगा पुराना आंकड़ा जो माना जाता है उसमें दिया था 15,200, लेकिन वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान में इसकी जो लंबाई है, यानी जो भारत की पहले स्थलीय सीमा कितनी मानी गई थी, 15,200 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा आंकड़ा आया 15,106.7 किलोमीटर। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये पुराना आंकड़ा मिलता है 3310 किलोमीटर, लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो वर्तमान में अगर बात करें तो 3323 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। तो भारत व पाकिस्तान के बीच में कितना किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, तो आपका उत्तर होगा 3323 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। 17 अगस्त 1947 को निर्धारित हुई। इस सीमा रेखा का निर्धारण करने वाला अंग्रेज था जिसका नाम था सर रेड क्लिफ, इसलिए इस सीमा रेखा को भी क्या नाम दिया जाता है, रेड क्लिफ रेखा। लेकिन दोस्तों इतना जरूर याद रखिएगा कि ये वाला जो क्षेत्र है ये वर्तमान के अंतर्गत भारत के अंतर्गत नहीं पड़ता है, और इस क्षेत्र को हम एक विशेष नाम से जानते हैं, POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर। हुआ क्या, विभाजन के बाद में जो जम्मू कश्मीर का जो राजा था हरी सिंह, ये अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहता था, लेकिन इधर से पाकिस्तानी कबीलाइयों ने इनके ऊपर आक्रमण किया और ये हरी सिंह दिल्ली आया, नेहरू से मिला और विलय पत्र पर इसने हस्ताक्षर किए। इसके बाद भारत की सेना गई और जब तक ये बात करें कि जब तक ये फैसला होता है या ये कहें कि इसका जवाब दिया जाता, तब तक ये वाला क्षेत्र पाकिस्तान के कबीलाई क्षेत्रों ने हड़प लिया और यहीं पर अस्थायी सीमा बन गई, उसी को बोलते हैं POK। तो POK 1948 में पाकिस्तान ने जो आक्रमण किया और इस क्षेत्र को जीत लिया, उस क्षेत्र को नाम दिया जाता है। इधर बात करें तो 1962 में जो चीन ने जिस भूभाग को हड़प लिया था, इस भूभाग को बोलते हैं अक्साई चीन। चीन के द्वारा हड़पा गया जो भूभाग है, इस भूभाग को क्या कहा जाता है, अक्साई चीन। और अक्साई चीन को कब हड़पा गया, तो 1962 में। याद रखिएगा, चीन के अधिकार वाला क्षेत्र अक्साई चीन है और जो पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र वाला है वो क्या है, POK या पाक अधिकृत कश्मीर। तो हम पाकिस्तान की सीमा की बात किए हैं जो लग रही है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अफ़गानिस्तान। देखिए, अफ़गानिस्तान के साथ में हमारी जो सीमा रेखा है ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं लगती है। तो ये कैसे लगती है, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से ये सीमा रेखा लगती है और इस सीमा रेखा को जो नाम दिया जाता है वो है डूरंड रेखा। याद रखिएगा, अफ़गानिस्तान के साथ में लगने वाली सीमा रेखा, तो सबसे पहली बात आती है सीमा रेखा का नाम क्या है, तो याद रखिएगा क्या नाम देंगे, डूरंड रेखा। और ये जो डूरंड रेखा है कितना किलोमीटर लंबी है, 106 किलोमीटर लंबी मानी गई है। और ये किस से लगती है, तो ये केवल लद्दाख वाले क्षेत्र से लगती है, अर्थात अफ़गानिस्तान की सीमा केवल एक केंद्र शासित प्रदेश को लगती है जिसका क्या नाम है, लद्दाख। लद्दाख के साथ में ये सीमा रेखा लगती है। और याद रखिएगा, अफ़गानिस्तान की जो सीमा भारत से लगती है ये किस प्रकार की है, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से सबसे छोटी सीमा रेखा है। अप्रत्यक्ष रूप से सबसे छोटी सीमा रेखा कौन सी है, तो डूरंड रेखा ही है। दोस्तों याद रखिएगा, डूरंड रेखा का मूल निर्धारण हुआ था 1896 में, और जब इस सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था उस समय पाकिस्तान का अस्तित्व नहीं था, इसलिए ये सीमा रेखा वर्तमान में पाकिस्तान व अफ़गानिस्तान के बीच है। लेकिन जो भूभाग हम हमारा मानते हैं उस भूभाग की जो सीमा रेखा है उसको भी क्या बोलते हैं, डूरंड रेखा के नाम से ही जाना जाता है।
तो वास्तव में तो डूरंड रेखा का निर्धारण 1896 में, उस समय का जो भारत का क्षेत्र था जो वर्तमान में क्या है पाकिस्तान, और ये किसके बीच निर्धारण हुई अफगानिस्तान, अर्थात पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच भी डूरंड रेखा है। और हम जो मानते हैं प्रत्यक्ष रूप से लगने वाली सीमा रेखा, इसको भी डूरंड के नाम से ही जाना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है दोस्तों, अगला है चीन। चीन एशिया का रोगे या मरीज या डरगन, चीन। इस चीन से जो हमारी सीमा रेखा है जो लगती है, ये सीमा रेखा 3488 किलोमीटर लंबी मानी गई है। और इस सीमा रेखा को जो नाम दिया है वो है मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा की बात करें या चीन के साथ में लगने वाली सीमा रेखा की बात करें, तो चीन से जो सीमा लगती है, इस सीमा का नाम क्या है, तो इस सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। और मैकमोहन नाम का कौन था, एक अंग्रेज़ अधिकारी था। इनके द्वारा इस सीमा रेखा का निर्धारण हुआ 1914 में। जिस जगह हुआ वो उस जगह का नाम है शिमला। अर्थात मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ, 1914 में। और इस सीमा रेखा का निर्धारण कौन से स्थान पर हुआ, तो शिमला में हुआ। और इस सीमा रेखा का निर्धारण करने वाला जो अंग्रेज़ था, उस अंग्रेज़ का नाम क्या था, सर मैकमोहन, सर मैकमोहन। इसीलिए इस रेखा का नाम क्या पड़ा, मैकमोहन रेखा। ये जो मैकमोहन रेखा है, ये भारत के जिस क्षेत्र से लगती है, तो इधर आ जाते, ये तो है आपका लद्दाख। लद्दाख के बाद में नेक्स्ट बात करें तो आपका हिमाचल। हिमाचल के नेक्स्ट बात करें तो उत्तराखंड से लगती है। उत्तराखंड के अलावा सिक्किम से लगती है। और इसके बाद में है अरुणाचल प्रदेश। अगर हम लोग बात करें पूर्व से चले तो पहले अरुणाचल प्रदेश लगेगा, फिर इसके बाद सिक्किम लगेगा, फिर इसके बाद में आपका उत्तराखंड आएगा, इसके बाद में हिमाचल प्रदेश आएगा, और इसके नेक्स्ट है वो आपका लद्दाख आ जाएगा। अर्थात चीन के साथ में जो सीमा लगती है उनको कैसे याद रखें, तो आप यहाँ भी एक शॉर्ट ट्रिक ले सकते हैं इनको याद रखने के लिए कि चीन से सीमा किस किस क्षेत्र की लगती है। तो शॉर्ट ट्रिक निकालते हैं यहाँ, और ट्रिक में है लद्दाख का अरुण सिपाही, लद्दाख का अरुण सिपाही हिमालय में चीन से उतरा। लद्दाख का अरुण सिपाही हिमालय में चीन से उतरा। तो कैसे याद रखेंगे भाई, याद रख सकते हैं। सबसे पहले तो कौन आ जाएगा, लद्दाख। दूसरा आपको पता है अरुण से बना देंगे अरुणाचल प्रदेश। उसी तरह सिपाही से बना देंगे सिक्किम। उसी तरह से हिमालय से निकालेंगे हिमाचल प्रदेश। और नेक्स्ट आ जाएगा आपका उत्तराखंड। अर्थात 4 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ में सीमा बनाता है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। और अगर आप लोग राज्यों की बात करते हैं तो ये राज्य कौन कौन है जो चीन के साथ सीमा बनाते हैं, तो अरुणाचल है, सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है। 4 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है। कितना किलोमीटर लंबी है ये सीमा रेखा, तो याद रखिएगा कितना किलोमीटर है, 3488 किलोमीटर लंबी ये सीमा रेखा मानी जाती है। लेकिन 1962 में जो हड़पा गया जो क्षेत्र था इधर वाला, इसी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो अक्साई चीन। अक्साई चीन वो भूभाग है जो चाइना ने हड़पा है। पीओके वो भूभाग है जो पाकिस्तान ने हड़पा है। पाकिस्तान ने 1948 में हड़पा, चीन ने ये 1962 में हड़पा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला देश है वो है नेपाल। कहा जाता है नेपाल जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। कई बार प्रश्न पूछते हैं कि नेपाल के राजा महाराजाओं का संबंध राजस्थान या राजपूताना की कौन सी रियासत से है, तो याद रखिएगा इस नेपाल का जो राजवंश है इसका संबंध राजस्थान की मेवाड़ रियासत से है। माना जाता है कि मेवाड़ का एक राजा हुआ था समर सिंह।
इस समर सिंह का एक पुत्र हुआ था कुंभकर्ण। एक कुंभकर्ण कहाँ गया? नेपाल, और यहाँ जाकर इन्होंने गुहिल वंश की क्या की? स्थापना की। तो याद रखिएगा, नेपाल के राजवंश का संबंध राजपूताना या राजस्थान के किस रियासत से है? तो हमारा उत्तर होगा ये रियासत कौन है? मेवाड़। तो बात करें कि नेपाल के साथ में जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा का कोई नाम नहीं है और न ही निर्धारण का कोई सन है। अगर कारण जानना चाहें तो हम बोल सकते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक मानी गई है, इसलिए न तो सीमा का कोई नाम है न निर्धारण का कोई सन है। लेकिन इससे लगने वाले राज्य और ये कितना किलोमीटर है ये इम्पोर्टेंट है। तो आप कैसे निकले? यहाँ एक स्टेट पड़ता है बिहार, और बिहार के ये नेपाल उत्तर पश्चिम में पड़ता है। इससे हम याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक ले सकते हैं। तो किसकी बात करें हम लोग? नेपाल से सीमा का कोई नाम नहीं है। नेपाल की सीमा का कितना किलोमीटर लंबी है? तो हमारा उत्तर होगा 1751 किलोमीटर लंबी ये सीमा रेखा है। इस सीमा रेखा का संबंध किस किस क्षेत्र से है, अर्थात किस किस से लगती है ये सीमा रेखा? तो हम बात करें, यहाँ पर भी शॉर्ट ट्रिक ले सकते हैं और याद रखेंगे। तो कैसे निकालेंगे? शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। उसी बिहार के उत्तर पश्चिम में नेपाल है। उसी बिहार के उत्तर पश्चिम में नेपाल है, अर्थात नेपाल से जो स्टेट लग रहे हैं उनको इस ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं, उसे बनाएंगे उत्तराखंड। याद रखिएगा, नेपाल की सीमा लगती है उत्तराखंड से। सी से बना दो सिक्किम, सी से बन जाएगा सिक्किम। तीसरा हो जाएगा बिहार, तीसरा बिहार। इसके अलावा चौथा बना दो, उत्तर से बन जाएगा उत्तर प्रदेश, और इसके नेक्स्ट है पश्चिम से बन जाएगा पश्चिम बंगाल। अर्थात जो नेपाल की और जो भारत की सीमा है, ये सीमा 1751 किलोमीटर लंबी है। इस सीमा रेखा का कोई नाम नहीं है, निर्धारण का कोई सन नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक है और माना जाता है ये भारत के कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से। ये जो नेपाल की सीमा 5 राज्यों से लगती है वो कौन कौन है? तो 5 राज्यों में नंबर 1 आपका उत्तराखंड, दूसरा हो गया सिक्किम, तीसरा हो जाएगा बिहार, चौथा हो जाएगा यूपी और 5वां कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। अर्थात नेपाल के साथ में भारत के 5 राज्य 1751 किलोमीटर लंबी सीमा बनाते हैं। तो याद रखिएगा, इसके नेक्स्ट फिर आता है गरीब देश के रूप में जाना जाता है भूटान। दोस्तों, भूटान एक गरीब देश के रूप में जाना जाता है और भूटान के साथ में जो हमारी सीमा रेखा है जिसका लंबाई 699 किलोमीटर है, और ये सीमा रेखा जो है ये भारत के 4 राज्यों से लगती है। तो याद रखिएगा, अगले देश की बात करें, उस देश का नाम भूटान है और भूटान की जो सीमा भारत से लगती है उसकी अब हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले भूटान के साथ सीमा, भूटान के साथ सीमा, भूटान के साथ में जो हमारी सीमा रेखा है ये कितना किलोमीटर मानी गई है? तो 699। और माना जाता है ये जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा को भी प्राकृतिक माना गया है। और ये सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों को लगती है? तो भारत के कितने राज्यों को लगती है? 4 राज्यों को। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं जो भूटान के साथ में सीमा बनाएंगे? तो यहाँ इनको हम लोग अगर वैसे याद नहीं रख सकते हैं तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इनको याद रख सकते हैं। और कैसे याद रखेंगे? अब असे भूटान, अब असे भूटान, अब असे भूटान। तो पहले ए आ रहा है, ऐसे बना दो असोम। चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन? असोम। ब्रह्मपुत्र नदी पर जो मांजुली द्वीप है उसका संबंध भी कहाँ से है? असोम। और फिर बै से बन जाएगा पश्चिम बंगाल। याद रखिए, पूर्वी बंगाल वर्तमान में क्या कहलाता है? बांग्लादेश। और बात करें जो हमारे पास जो क्षेत्र है वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल।
देखिए, बंगाल में राष्ट्रवाद को ख़त्म करने के लिए 1905 में जो एंकारी वायसराय था लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का क्या किया, विभाजन। और इतिहास में बंगाल विभाजन की घटना को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं भंग विभाजन। भंग विभाजन का संबंध किससे है, तो बंगाल विभाजन से है। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाएगा आपका सबसे पहले सूर्योदय वाला अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा नेक्स्ट कौन आ जाएगा, सिक्किम। अर्थात हम बात करें जो भूटान है, ये 699 किलोमीटर लंबी जो सीमा रेखा बनाता है भारत की कौन से राज्य से बनाता है, तो पहला तो कौन हो जाएगा, असम। दूसरा कौन हो गया, पश्चिम बंगाल। तीसरा आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश और चौथा कौन हो जाएगा, सिक्किम। तो दोस्तों नेक्स्ट अगर भूटान के आगे बात करते हैं तो फिर अगला देश आ जाता है, वो है म्यांमार। इसे ही कहा गया ब्रह्मा। म्यांमार का दूसरा नाम क्या मिलता है, ब्रह्मा। याद रखिएगा, जो भारत का जो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, उसका मकबरा का संबंध कहाँ से है, म्यांमार से ही है। माना जाता है कि अंग्रेज़ उन्हें अरेस्ट करके यहाँ एक जेल पड़ती है रंगून, इस रंगून जेल में डाल दिया गया था और ये 10 लाख का पेंशन इनका निर्धारित हुआ था, यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं इनके मकबरे पर लिखा है कि ये हिंदुस्तान का ऐसा बदनसीब बादशाह है जिसको इसके खुद के मुल्क में दफनाने के लिए 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं हुई। तो ये बात किसके बारे में है, बहादुर शाह जफर, जो 1857 की क्रांति से भी संबंध रखता है, अंतिम मुगल सम्राट के तौर पर जाना जाता है। तो हम बात करें म्यांमार के साथ में जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा का न तो कोई नाम है, न निर्धारण का कोई सन है, अर्थात क्यों नहीं है, तो ये भी प्राकृतिक है। 3 देशों से प्राकृतिक हो गई, एक तो कौन आया, नेपाल, एक हो गया भूटान और अगला कौन है, म्यांमार। देखिए, म्यांमार से भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं। इन 4 राज्यों में कई बार तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन सा राज्य म्यांमार को नहीं छूता है, या कौन सा राज्य म्यांमार से लगता है या छूता है। अगर इस तरह से नहीं तो कई बार इनका क्रम पूछ लेता है कि म्यांमार से सीमा रेखा बनाने वाले भारत के 4 राज्य जो हैं, इनको उत्तर से दक्षिण में जमाओ या दक्षिण से उत्तर में जमाओ। तो आप सबसे पहले उत्तर से चले तो पहले आएगा अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद में आ जाता है नागालैंड, नागालैंड के बाद में मणिपुर और मणिपुर के बाद में आ जाएगा मिज़ोरम। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम। और ये जो सीमा रेखा है ये कितना किलोमीटर लंबी है, तो याद रखिए 1643 किलोमीटर लंबी ये सीमा रेखा मानी जाती है। और म्यांमार के साथ में जो 4 राज्य लगते हैं, इन्हें आप उत्तर से दक्षिण क्रम में कैसे याद रखें, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, अन्ना की मम्मी म्यांमार की, अन्ना की मम्मी म्यांमार की। तो ऐसे बन जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सबसे उत्तर में कौन है, अरुणाचल प्रदेश। फिर ना से बना देंगे नागालैंड, ना से बन गया नागालैंड। फिर इसके दक्षिण चलेंगे तो फिर आ जाएगा मणिपुर, और लास्ट चलेंगे तो सबसे दक्षिण में कौन पड़ेगा, तो मिज़ोरम। अर्थात ये क्रम है, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, सबसे उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिज़ोरम। और बात करें दक्षिण से चले तो मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य किससे सीमा बना रहे हैं, म्यांमार से। दोस्तों बच गया एक कौन, बांग्लादेश। देखिए, इस बांग्लादेश के साथ में जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा को नाम दिया जाता है जीरो लाइन। और ये जो जीरो लाइन है ये सबसे लंबी स्थलीय सीमा मानी जाती है। अर्थात भारत से सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला कौन है, बांग्लादेश। और सबसे छोटी बनाने वाला अफ़गानिस्तान। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में सबसे छोटी सीमा बनाने वाला भूटान है। तो बात करें किसकी चर्चा करेंगे, बांग्लादेश। तो दोस्तों बांग्लादेश के साथ में सीमा, बांग्लादेश के 7 सीमा।
कितना किलोमीटर लंबी है? तो याद रखिएगा, ये जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा जो मानी जाती है ये है 4096.7 किलोमीटर, अर्थात 4096.7 किलोमीटर लंबी ये जो स्थलीय सीमा है सबसे लंबी मानी गई है। फिर बात करें कौन कौन से राज्यों को लगेगी ये, तो भारत के कितने राज्यों को लगेगी ये? 5 राज्यों को। अब ये 5 राज्य कौन कौन है, तो आप शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं। अब मित्र मेघालय बांग्ला का, अब मित्र मेघालय किसका? बांग्ला का। तो सबसे पहले बनाई ऐसे आ रहा है, ऐसे याद रखिएगा बनाएंगे असोम। फिर ब आ रहा है, इससे बन जाएगा पश्चिम बंगाल। फिर मी आ रहा है, मी से बना देंगे मिजोरम, और त्र से बन जाएगा त्रिपुरा, और लास्ट में मेघों का घर सर्वाधिक वर्षा वाला कौन? मेघालय। अर्थात सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा बनाने वाले जो देश की बात करें वो बांग्लादेश है। 5 राज्यों के साथ में ये सीमा बनाता है। अब ये 5 राज्य कौन है, इनको कैसे याद रखें? तो अब मित्र मेघालय बांग्ला का शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं। और बात करें तो कौन कौन हो जाएंगे? ऐसे असोम बन जाएगा, बै का पश्चिम बंगाल, मी से मिजोरम बना दो, और त्र से क्या बन जाएगा? त्रिपुरा। तो दोस्तों सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाने वाला कौन हो गया? बांग्लादेश। और सबसे छोटी बनाने वाला हो गया अफ़गानिस्तान। अगर हम लोग बात करें कि ये जो स्थलीय सीमा बनाने वाले कितने देश हुए, तो हमारा उत्तर कितना होगा? 7। अर्थात स्थलीय सीमा बनाने वाले भारत से कितने देश हैं? तो 7 देश हैं। और बात करें जनसंख्या में कौन सा स्थान हुआ, तो याद रखना जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। जबकि क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान होगा? 7वां। अब हम दोस्तों चर्चा करते हैं कि ये जो हम भूमध्य रेखा मानते हैं, इस भूमध्य रेखा से हमारा भारत कौन से गोलार्ध में पड़ता है? तो याद रखिएगा भूमध्य रेखा से भारत है वो उत्तर में पड़ता है। अर्थात भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर उत्तर में चलेंगे तो हमारे पास में एक बिंदु आएगा, और इसी बिंदु को हम नाम देते हैं इंदिरा पॉइंट। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, इंदिरा कोल उत्तरी बिंदु बनता है, ये इंदिरा पॉइंट है। इसी को चाइनीज लैंग्वेज में लाहिचिन बिंदु कहा गया है। इसका पुराना नाम अगर पूछे तो था पिग्मेलियन बिंदु। इसी को एक और नाम से भी जाना जाता है, इसे पार्सन बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दोस्तों 2004 की जो सुनामी आई, उस सुनामी में ये बिंदु नष्ट हो गया है, तो वर्तमान में ये समुद्र में डूब चुका है। किस कारण से डूबा? 2004 की सुनामी के कारण। दोस्तों सुनामी जो शब्द है ये जापानी भाषा का है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सुनामी क्या है, तो सुनामी का मतलब है समुद्री लहरें। अर्थात जब भूकंप समुद्र में आता है उसके कारण जो लहरें उत्पन्न होती हैं उन्हें ही सुनामी के तौर पर जाना जाता है। तो हम लोग बात करें कि ये जो हमारा जो भारत है, इस भारत के अंतर्गत जो हमने इसकी जो ये जो स्थलीय सीमा की चर्चा की है, ये स्थलीय सीमा जो है ये कितना किलोमीटर है? तो 15,106.7 किलोमीटर टोटल है। ज़्यादा किससे लगी? बांग्लादेश से, और कम किससे लगी? अफ़गानिस्तान से। और हमारा जो भारत है भूमध्य रेखा से कितना किलोमीटर उत्तर में है? तो हमारा उत्तर होगा 876 किलोमीटर उत्तर में है। अब शुरू कहाँ से होता है? अर्थात अगर हम लोग भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें, अक्षांश व देशांतरीय विस्तार की बात करें, उससे पहले हम लोग भारत के नीचे वाले पार्ट में ये जो तट रेखा के साथ साथ जो सीमा है इनकी बात करते हैं। तो जो तटीय राज्य हैं इनकी अगर बात करें तो पहला उत्तर से चले पश्चिम से, तो पहला जाता है गुजरात। सबसे बड़ी तट रेखा वाला गुजरात ही है, 1215 किलोमीटर के करीबन ये सीमा रेखा बनाता है गुजरात। और सबसे छोटी सीमा रेखा जो 101 किलोमीटर मानी गई है वो है गोवा की। तो ये जो गुजरात है, गुजरात के अलावा तटीय राज्यों में सेकंड नंबर महाराष्ट्र आ जाएगा, फिर महाराष्ट्र के अलावा गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद में केरल। तो केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, और ये आपका महाराष्ट्र हो गया, और ये आपका गुजरात हुआ। तो अगर हम बात करें पश्चिमी तट पर कितने राज्य तटीय हैं, तो गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, और ये आपका केरल हो जाएगा 5। लेकिन पूर्वी तट की बात करें तो पूर्वी तट पर पहला आ जाता है पश्चिम बंगाल,
इसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा आपका ओडिशा, ओडिशा के बाद में फिर अगला आ जाता है सीमांध्र और फिर लास्ट में आ जाता है तमिलनाडु। दोस्तों याद रखिएगा, तेलंगाना भारत का तटीय राज्य नहीं बना है। कई गाइडों में इसे प्रिंट कर दिया गया। तेलंगाना का गठन हुआ 2 जून 2014 को, और ये जो तेलंगाना है ये भारत का आंतरिक राज्य है। पहले आंतरिक राज्यों की संख्या 4 थी, वर्तमान में आंतरिक राज्यों की संख्या पूछे तो 5 है। सबसे जो नवीन आंतरिक राज्य बना है वो है तेलंगाना 2 जून 2014 को। और बात करें कि आंतरिक राज्य क्या होते हैं, तो वे राज्य जिनकी सीमा न तो किसी दूसरे देश से लगती है और न ही सागर अथवा महासागर से लगती है, उन्हें आंतरिक राज्यों के नाम से जाना जाता है। जैसे हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और ये तेलंगाना है। तो वे राज्य जिनकी सीमा किसी सागर अथवा महासागर से नहीं लगती है और किसी देश से भी नहीं लगती है, उनको आंतरिक राज्य बोलते हैं। इनकी संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है? 5। पहले कितनी थी? 4। नया कौन जुड़ा? तो तेलंगाना। तो बात करें कि इधर 4 और इधर 5, इसका मतलब भारत में तटीय राज्य कितने हुए? तो याद रखिएगा अब हम बात किसकी कर रहे हैं? तट रेखा। तो भारत की जो तट रेखा है, इस तट रेखा की अगर हम लोग बात करें तो कितने राज्य तटीय हैं? पहला क्वेश्चन यही बनता है। तो 9 राज्य तटीय हैं। पूछे पूर्वी तट पर कितने राज्य हैं? तो पूर्वी तट पर जो राज्य हैं इनको उत्तर से जमाइए। तो पूर्वी तट के राज्यों में उत्तर से चले तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की दक्षिण चलेंगे तो कौन आ जाएगा? ओडिशा। और ओडिशा के भी दक्षिण चलेंगे तो कौन आ जाएगा? सीमांध्र। और इसके भी दक्षिण चलेंगे तो फिर लास्ट में आपका कौन आ जाएगा? तमिलनाडु। कौन आएगा? तमिलनाडु। अर्थात पूर्वी तट पर भारत के कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं। सबसे दक्षिण में पूर्वी तट पर तमिलनाडु है, सबसे उत्तर में पश्चिम बंगाल है। ये भी याद रखना दोस्तों, कई बार सीधा प्रश्न आ जाता है, निम्न में से कौन सा राज्य तटीय है या नहीं है, या निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वी तट पर है या पूर्वी तट पर नहीं है। तो इस तरह से भी प्रश्न आ सकते हैं, या ऐसे भी घुमा सकता है कि पूर्वी तट पर स्थित 4 राज्यों का उत्तर से सही क्रम दक्षिण की ओर है या दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम बताइए। या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि पूर्वी तट पर कितने राज्य हैं। उसी तरह से बात करें हम लोग पश्चिमी तट की, तो पश्चिमी तट पर है, ये पश्चिमी तट पर भारत के कितने राज्य हैं? तो 5 राज्य हैं। उत्तर से चलें, सबसे पहले बात करें गुजरात के अलावा कौन है इधर? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के अलावा बात करें तो तीसरा कौन आएगा? गोवा के अलावा नेक्स्ट कौन आ जाएगा? कर्नाटक। और लास्ट इधर कौन है? सबसे दक्षिण में केरल। अर्थात पश्चिमी तट पर 5 राज्य, पूर्वी तट पर 4 राज्य। टोटल राज्यों की संख्या पूछे जो तटीय हैं उनकी संख्या कितनी हो गई? 9। अब प्रश्न बनता है, भारत के ये जो 9 राज्य हैं ये कितना किलोमीटर लंबी तट रेखा या तटीय सीमा बनाते हैं? तो याद रखिए कितना किलोमीटर है? 6100 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाते हैं। लेकिन अगर इसमें हम लोग द्वीप समूह को भी जोड़ देते हैं तो ये 7516 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। अर्थात द्वीपों सहित 7516.5 या 6 किलोमीटर। और अगर हम लोग वैसे बात करें तो ये 6100 किलोमीटर है। अर्थात भारत में जो 6100 किलोमीटर लंबी जो तट रेखा है, इस तट रेखा को अगर विश्व लेवल पर देखें, याद रखिएगा सबसे बड़ी तट रेखा वाला देश कनाडा है। हमारा भारत का तट रेखा के मामले में कौन सा स्थान है? तो 16वां स्थान है। अर्थात तट रेखा के रूप में अगर देखा जाए भारतीय भूभाग को, साउथ वाले को, तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान बनता है? 16वां। और सबसे बड़ी तट रेखा वाला कनाडा है। सर्वाधिक कटी-फटी तट रेखा वाला भी कनाडा है। भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर, द्वीपों सहित 7516 किलोमीटर। कितने राज्य तटीय हैं? 9 राज्य तटीय हैं। पूर्वी तट पर कितने राज्य हैं? 4। इन्हें उत्तर से बोले पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सीमांध्र और तमिलनाडु। और
और अगर हम बात करें पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं तो 5 हैं। इनको उत्तर से बोले गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। लेकिन इन 9 में से सबसे लंबी तटरेखा वाला कौन है? गुजरात है। सबसे लंबी तटरेखा वाला कौन है? गुजरात माना जाता है। और सबसे छोटी तटरेखा जो लगभग 101 किलोमीटर है ये गोवा की है। और सबसे बड़ी तटरेखा वाला कौन है तो गुजरात है, जो लगभग 1215 किलोमीटर के करीबन मानी जाती है। दोस्तों सर्वाधिक लंबे, और अगर लैंग्वेज बदले और ये कहे कि सबसे ज़्यादा कटी फटी तटरेखा वाला राज्य कौन है तो भी उत्तर क्या होगा? गुजरात ही होगा। अर्थात गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी भी है और सर्वाधिक कटी फटी भी है। तो दोस्तों भारत के 9 राज्य तटीय हैं। ये 9 राज्य कौन कौन हैं तो पश्चिमी तट पर 5 हैं और पूर्वी तट पर 4 हैं। 5 जो पश्चिमी तट पर हैं उनकी बात करें तो पहला गुजरात है, गुजरात के अलावा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अलावा गोवा है, फिर कर्नाटक है और फिर केरल है। बड़ी तटरेखा वाला गुजरात हो गया, छोटी तटरेखा वाला गोवा हो गया। और बात करें तटरेखा के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान तो 16वां। मुख्य भूमि की तटरेखा 6100 किलोमीटर, द्वीपों सहित 7516 किलोमीटर। और ये कहे कि जो पूर्वी तट है, इस पूर्वी तट पर जो है सबसे छोटी सीमा वाला कौन है तट वाला? ये है आपका पश्चिम बंगाल। और इन पश्चिम बंगाल के तट को सुंदरवन के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों ये जो तटरेखा है, इस तटरेखा को 2 पार्ट में विभाजित किया गया है। एक तो डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं इधर का पूर्वी तट और इधर का पश्चिमी तट। अर्थात इधर जो कहें कि जो पूर्वी तट है और इधर पूर्वी तट के भी 2 पार्ट करते हैं, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। उसी तरह पश्चिमी तट के भी 2 भाग हैं। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं कोंकण तट और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं मालाबार तट। अर्थात पूर्वी तट और पश्चिमी तट, फिर एक तट के कितने भाग? 2। अब बात करें पूर्वी तट के 2 भाग कौन कौन से हैं तो याद रखिए यहाँ महानदी है, महानदी के डेल्टा से, और ऐसी नदी जिसमें हीरे पाए जाते हैं वो है कृष्णा नदी। महानदी के डेल्टा से, कृष्णा नदी के डेल्टा का ये वाला जो क्षेत्र है इस भाग को कहा जाता है उत्तरी सरकार तट। और इससे नीचे का जो पार्ट है इस वाले पार्ट को बोला जाता है कोरोमंडल तट। लौटता हुआ मानसून जहाँ वर्षा करता है वो कौन सा तट है? कोरोमंडल तट है। ये तमिलनाडु आंध्रा वाला बीच का पार्ट है। दोनों ऑप्शन दे दे तो ये ज़्यादा तमिलनाडु वाला हिस्सा है, इसलिए तमिलनाडु होगा इसका उत्तर। इस कोरोमंडल तट से लौटते हुए मानसून के कारण क्या होती है? वर्षा होती है। और जब मानसून लौटता है इस घटना को बोलते हैं मानसून का प्रत्यावर्तन काल। और लौटता हुआ मानसून कहाँ से नमी या आर्द्रता ग्रहण करता है तो बंगाल की खाड़ी से, और इस क्षेत्र में वर्षा करता है। तो पूर्वी तट के 2 भाग कौन से हुए? उत्तरी सरकार तट और दूसरा कौन सा हो गया? कोरोमंडल तट। उसी तरह से पश्चिमी तट के भी 2 भाग हैं। और पश्चिमी तट के 2 भाग कौन कौन से हैं? ऊपर वाला उत्तर वाला क्या कहलाएगा? कोंकण तट। और बात करें नीचे वाला क्या कहलाएगा? मालाबार तट। तो याद रखिए पश्चिमी तट के भी कितने भाग हैं? 2। एक ऊपर वाला क्या कहला रहा है? कोंकण तट। उससे नीचे वाला क्या कहला रहा है? मालाबार तट। लेकिन दोस्तों अगर हम राज्य वाइज इन तटों की बात करें तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहले बात करें इस वाले क्षेत्र की, तो जो पाकिस्तान का जो तट अरब सागर से लगा हुआ है, कई बार यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है। तो याद रखिए हम लोग यहाँ एक इंडेक्स बनाते हैं राज्य, और इधर आ जाएगा तट का नाम। अर्थात उस राज्य का जो तट है उस तट को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें गुजरात। याद रखिए गुजरात की जो तट रेखा है इसको क्या नाम दिया गया है? काठियावाड़। गुजरात का जो तट है वो क्या कहलाता है? काठियावाड़। इसके बाद में आ जाता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र व गोवा। याद रखिए दोस्तों महाराष्ट्र व गोवा इनके तट को नाम दिया जाता है कोंकण तट। याद रखना इधर रोआ महाराष्ट्र से एक रेल मार्ग है उसको बोलते हैं कोंकण एक्सप्रेस वाला। ये जो कोंकण रेलवे, वैसे कोंकणी एक भाषा भी है, याद रखिएगा कोंकणी भाषा, जिसे हमारे संविधान के अंतर्गत
अनुसूची जो 8 है उन 22 भाषाओं में कोंकणी को भी दर्जा दिया गया है, लेकिन राजस्थानी को नहीं दिया है। इसके नेक्स्ट फिर आ जाता है कर्नाटक। और याद रखिएगा दोस्तों, कर्नाटक का जो तट है इस तट को या तो बोलते हैं कन्नड़ तट, और अगर ऑप्शन कन्नड़ तट नहीं दे रखा है तो फिर बनेगा कैनबरा तट। कन्नड़ तट या कैनबरा तट किसका है? कर्नाटक का। और लास्ट बात करें इधर, कौन आया लास्ट? केरल। और केरल का तट क्या कहलाता है? मालाबार। दोस्तों याद रखना है, पश्चिमी तट को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा? 2। ऊपर का भाग कोंकण तट, नीचे का मालाबार। लेकिन राज्यों वाइज बात करें तो गुजरात जो आता है, इस गुजरात का तट का नाम काठियावाड़ है। इससे ऊपर फिर कौन देश पड़ेगा? पाकिस्तान। तो कई बार ध्यान रखना, पाकिस्तान का भी तट पूछ सकता है कि पाकिस्तान का जो तट है, पाकिस्तान का जो तट है इस तट को क्या नाम दिया जाता है? तो याद रखना मकरान। पाकिस्तान के तट का नाम क्या है? मकरान तट। ठीक है। गुजरात का काठियावाड़, महाराष्ट्र गोवा का कोंकण तट, इसके बाद में आता है कर्नाटक कन्नड़ या कैनबरा तट, और फिर केरल आता है, और केरल का कहलाता है मालाबार तट। तो दोस्तों ये आपका पश्चिमी तट के राज्यों के अकॉर्डिंग नाम थे। अब हम बात करें कि जो पूर्वी तट पर 4 राज्य हैं उनके अगर तटों की बात की जाए तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो अब हम बात करते हैं पूर्वी तट पर जो राज्य हैं उनके तट का क्या नाम है। तो पहले हमने चर्चा की है, मुख्य रूप से पूर्वी तट के 2 भाग हैं। महानदी के डेल्टा से कृष्णा नदी के डेल्टा तक कहलाता है उत्तरी सरकार तट, और कृष्णा नदी के डेल्टा से और कन्याकुमारी तक का जो लास्ट वाला जो एरिया है यहाँ तक इसको नाम दिया जाता है कोरोमंडल तट। लेकिन अगर राज्य वाइज देखा जाए तो पूर्वी तट पर सबसे उत्तर में पहला पड़ेगा आपका पश्चिम बंगाल। पहला कौन आएगा इधर? पश्चिम बंगाल। दोस्तों पश्चिम बंगाल का जो तट है इस तट को बोलते हैं सुंदरवन। सुंदरवन तट याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है उस डेल्टा को कहा जाता है सुंदरवन का डेल्टा, क्योंकि इसमें सुंदरी वृक्ष की प्रधानता मानी जाती है, इसलिए इसको सुंदरवन का डेल्टा बोलते हैं। यहाँ जो बात करें हम पश्चिम बंगाल, इसका तट भी कहलाता है सुंदरवन तट। इसके अलावा नेक्स्ट फिर इसके बाद कौन आ जाता है? ओडिशा। और ओडिशा का जो तट है इस तट को बोलते हैं उत्कल तट। ओडिशा का तट क्या कहलाता है? उत्कल। इसके बाद में फिर आता है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के तट को क्या बोला गया है? सीमांध्र। और फिर नेक्स्ट आता है तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु, और तमिलनाडु का तट कहलाएगा कोरोमंडल। और कोरोमंडल तट जो है यहाँ लौटता हुआ मानसून क्या करता है? वर्षा करता है। तो जो तमिलनाडु है इस तमिलनाडु के तट का नाम है कोरोमंडल तट। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की है स्थलीय सीमा बनाने वाले 7 देश कौन कौन से हैं, भारत के कौन कौन से राज्य इनके साथ में यानी इन देशों के साथ में लगे हुए हैं, कितना किलोमीटर लंबी ये सीमा रेखा है। इसके अलावा भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, और ये कहें कि पश्चिम में अरब सागर है। फिर हमने चर्चा की है कि भारत की जो तट रेखा है इस तट रेखा से लगने वाले जो 9 राज्य हैं और उनको राज्यों को फिर अलग अलग तटों के नाम के अकॉर्डिंग भी हमने जाना है। वैसे हमने सीधा पढ़ा पूर्वी तट के 2 भाग पूछे, उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट। उसी तरह पश्चिमी तट के 2 भाग, कोंकण तट, मालाबार तट। लेकिन राज्यों वाइज बात करें तो ये फिर अलग अलग नामों से जाने जाते हैं इस क्षेत्र के अंतर्गत। अब इससे आगे दोस्तों हम लोग कर्क रेखा की स्थिति, भारत का देशांतर निर्धारण, अक्षांश व देशांतर, इन सब की चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।